नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। अब से ठीक 13 घंटे बाद क्या होने वाला है? इंडियन आर्मी ने आज एक लाइन का बहुत ही क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया है। इस मैसेज में इंडियन आर्मी ने सिर्फ इतना ही लिखा है, दिस संडे 9 AM। यह पोस्ट सामने आने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। मुनीर ने रावलपिंडी में अर्जेंट मीटिंग बुला ली है। पाकिस्तान में पैनिक इसलिए भी मचा है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डंके की चोट पर ऐलान किया और कहा है कि अगर कोई हिंदुस्तान को छेड़ेगा तो हिंदुस्तान उसे छोड़ेगा नहीं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो इस बार उसे उसका बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच अब से बस थोड़ी ही देर पहले भारत ने नॉर्दर्न सेक्टर के लिए एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। 12 से 14 नवंबर तक भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बेहद करीब एक वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। इसके अलावा 13 से 20 नवंबर के बीच नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडियन एयरफोर्स बड़े स्केल पर युद्धाभ्यास करने जा रही है। यानी साफ साफ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा होने जा रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बातचीत बेनतीजा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो यह तक कह दिया है कि अब आगे कोई बात नहीं होगी। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान बहुत जल्द मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? और 13 घंटे बाद यानी कल सुबह 9 बजे इंडियन आर्मी क्या सरप्राइज देने वाली है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रविवार सुबह 9 बजे क्या होने वाला है? इंडियन आर्मी ने किस चीज का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? कैंपेन काउंटडाउन स्टार्ट्स। ये इंडियन आर्मी का पहला ऑफिशियल पोस्ट है। दिस संडे 9 AM ये इंडियन आर्मी का दूसरा ऑफिशियल पोस्ट है और इस पोस्टर में मुनीर के लिए बहुत खतरनाक संकेत हैं। वो संकेत क्या है ये आपको रात के अंधेरे में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में सुनाई देगा। गौर से सुनिएगा। भारतीय सेना, मुनीर, उसकी फौज और पाकिस्तानी आतंकियों को क्या चेतावनी दे रही है, ये ऑडियो एक बार नहीं 2 बार रिपीट मोड में सुनिए। हमारे आगे दुश्मन बनना हुआ है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। हम सब दुश्मन के खिलाफ अपनी साइलेंस हमारे आगे दुश्मन बनना हुआ है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। हम सब दुश्मन के खिलाफ अपनी साइलेंस तो क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कुछ घंटों के बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का पहला ट्रेलर दिखाने जा रही हैं? क्या रविवार 9 बजे के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में युद्ध का सायरन बजने वाला है? लग तो ऐसा ही रहा है। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी धमाकों की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। अब हमको 3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से तो खुली जंग आ रही है, अंदर हमें इंटरनल इंसर्जेंसीज हैं और मशरिक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। टेंस सूरत हाल है। ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी, लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। तो अब खबर यह है कि भारतीय सेना मशकों के नाम पे सरक्रीक और राजस्थान में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और इस वक्त पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इंडिया की एक खुली जंगी धमकी है। पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे ऑल इज नॉट वेल। एक जानिब तो भारत ने जो रेड लाइन है वो आज क्रॉस कर दी है। भारत हालिया कुछ जंगी बयानात और जंगी तैयारियों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हमलावर हुआ है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। इस वक्त पाकिस्तान में रविवार सुबह 9 बजे के नाम से जो पैनिक मचा है उसकी एक वजह कुछ तस्वीरें भी हैं जिन्हें इंडियन आर्मी ने आज ही रिलीज किया है। ये तस्वीरें साफ संकेत दे रही हैं कि जो भी होने वाला है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बहुत डेंजरस सरप्राइज साबित होने वाला है।
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वो सरप्राइज क्या हो सकता है, इसकी एक छोटी सी झलक ईस्टर्न कमांड ने जारी कर दी है। इंडियन आर्मी के ब्रह्मास्त्र गनर्स अगले मिशन के लिए रेडी हैं। एक्शन के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ईस्टर्न कमांड ने इस वीडियो में 3 मैसेज दिए हैं। पहला ये कि टारगेट लॉक हो चुका है। दूसरा मैसेज ये है कि धरती हिलने वाली है, जैसा कि आप इस फ्रेम में देख सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज है हैवॉक अनलीज्ड, यानी तबाही मचने वाली है। और ये तबाही कितनी भयानक होने वाली है, इसका वीडियो इंडियन आर्मी के चेतक कॉर्प्स ने जारी कर दिया है। मुनीर के आतंकी और फौजियों के नाम भारतीय सेना ने अपना मैसेज पब्लिक कर दिया है। एक बार फिर से ये मैसेज सुनिए। हमारे आगे दुश्मन बनना हुआ है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। हम सब दुश्मन के खिलाफ अपनी हमारे आगे दुश्मन बनना हुआ है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। हम सब दुश्मन के खिलाफ अपनी यानी मुनीर की गर्दन उड़ाने की तैयारी है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी का नक्शा बिगाड़ने की तैयारी है। और इसका क्लियर कट इंडिकेशन आज एक बार फिर मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब की बार डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है। इशारों में कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत बहनों भाइयों अब एक कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मां का लाल भारत को आंख दिखाकर भारत को डरा सके, धमका सके। भारत की यह हैसियत नहीं रह गई है। भारत ने वह कुव्वत हासिल कर ली है और भारत के अंदर कुव्वत के साथ साथ शालीनता भी है, विनम्रता भी है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन यदि हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह कुव्वत भारत के अंदर है और इसे करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। और आप लोगों ने मई महीने के अंदर देखा, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई तो हम लोगों ने धर्म पूछकर किसी को नहीं मारा, बल्कि उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, उनका कर्म देखकर मारा। जिन मोही मारे तिन मोही मारा। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम लोगों ने केवल उन्हीं लोगों को मारा। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, अभी स्थगित है। और इधर से कोई नापाक यदि हरकत हुई, उधर से यदि कोई नापाक हरकत हुई, तो फिर से खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं। राजनाथ सिंह पाकिस्तान को जो हिंट दे रहे हैं, वेस्टर्न कमांड ने भारत की वॉर वाली तैयारी की कुछ तस्वीरें भी रिलीज कर दी हैं। वेस्टर्न कमांड में इंडियन आर्मी के जवानों को दी जा रही ब्रीफिंग की यह तस्वीर मुनीर को चैन से सोने नहीं देगी। भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। नाइट ऑपरेशंस के लिए इंडियन आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ान भरने लगे हैं। हर दिन इंडियन आर्मी की ओर से नए नए वीडियो जारी हो रहे हैं, नए नए संकेत दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान का ब्रह्मोस एक बार फिर एक्शन के लिए रेडी है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी फिर से नजर आ गए हैं। वो फिर से भारत को धमकाने लगे हैं। ये लश्कर तैयबा का आतंकी और कमांडर सैफुल्ला सैफ है। इसका ये वीडियो बस 1 हफ्ते पुराना है।
30 अक्टूबर 2025 को लश्कर का यह आतंकी बहावलपुर में नजर आया है और इसने कैमरे पर कबूल किया है कि हाफिज सईद का करीबी आतंकी इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है और वहां से भारत पर आतंकी हमले की प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। 5 मिनट लंबे इस वीडियो में यह आतंकी खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद की गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान आतंकिस्तान पाकिस्तान के इसी प्लान को नाकाम करने के लिए और मुनीर के मुल्क को जलाकर राख करने की तैयारी कर रहा है और अब की बार तैयारी कितनी घातक है इसकी कुछ और तस्वीरें आ गई हैं। इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड ने आज ही अपनी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल की कुछ और नई तस्वीरें जारी की हैं और अपने मैसेज में इंडिकेशन दिया है कि अब की बार हिंदुस्तान लैंड, सी, एयर तीनों से अटैक करेगा और यह अटैक ऐसा होगा कि मुनीर और उसकी फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तानी फायर पावर के आगे धू धू कर जलेगा। पाकिस्तान के कोने कोने में धमाका होगा और वो धमाका कैसा होगा ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के आने के बाद पाकिस्तान में सबकी हालत टाइट हो रखी है। हिंदुस्तान को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आए दिन युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाला, गजवाए हिंद की बकवास करने वाला लाल टोपी तो मानो खून के आंसू रो रहा है। कैमरे पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है कि हिंदुस्तान नहीं छोड़ने वाला, घर में घुसकर मारने वाला है। रोने वालों में इकलौता पाकिस्तानी लाल टोपी नहीं है। इस वक्त रोने की आवाज पाकिस्तान के कोने कोने से सुनाई दे रही है। हिंदुस्तानी हमले का खौफ किस कदर छाया हुआ है अब आपको ये दिखाते हैं। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। हमें कैसे पता थी ये सारी बात? 4 महीने पहले May 5 के बाद हमने कैसे बता दिया था आपको कि अब वो ये करेंगे? हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। मोदी के आने से सालों पहले बताया था कि मोदी आने वाला है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, अमेरिकन एफपैक डॉक्ट्रिन, TTP, BLA, खवारिज, सबके बारे में अल्लाह के फजल से हमने आपको सालों पहले बताया था। लेकिन जब तक जैसे का तूफान सर से ना गुजर जाए और कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं हैं। अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका। वो फुली डिप्लॉयड हैं, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेके कश्मीर तक फैलेगी, पूरे सिंध से लेके हमारे सारे बॉर्डर एरियाज जो पंजाब में हैं, जहाँ सरहदी इलाके हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जंग अब उनमें होगी। बड़ी भारी तादाद में लोग शहीद भी होंगे, हिजरत भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम को अब जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। पता नहीं, मुझे तो खौफ आता है इन लोगों से कि ये लोग रास्ता दे देंगे भारत को कि तुम आओ दाखिल हो जाओ। वो TTP और खवारिज को रास्ता दे रहा है, इस तरफ वाला पेशावर वाला, और ये जो इस तरफ के दूर दोनों सूबे बैठे हुए हैं। मुझे तो इनसे खौफ आता है कि यार अभी ये करेंगे क्या कि जब भारत हमला करेगा तो जो दुश्मन के हमले का इंतज़ार करेगा बड़ा भारी नुकसान उठाएगा। दुश्मन अब की दफ़ा वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसने पिछली दफ़ा की थी। अब की दफ़ा वो अपनी एयरफोर्स आगे नहीं लाएगा, वो नेवी लाएगा, वो ग्राउंड फोर्सेस लाएगा, मिसाइल लाएगा, क्रूज लाएगा, ड्रोन्स लाएगा और दहशतगर्द लाएगा और अफगान तालिबान को लाएगा। पाकिस्तान ने आज तक कभी इस तरह की जंग नहीं लड़ी कि जब हमें चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया और सिर्फ चीन वाला रास्ता हमारा खुला हुआ है,
बाकी चारों तरफ से हम घेरे गए, समुद्र भी बंद हो जाएगा हमारा, हमारे लिए मशरक़ की सरहद भी गर्म होगी, मगरिब की सरहद पे भी आग लगी हुई होगी। पाकिस्तानी कौम ने जैसे कहा कि ये जंग देखी नहीं है, अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करें। ये जो इंडिया ने रिसेंटली एक इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था जी कि सर क्रीक से एक रास्ता जो है वो कराची को भी जाता है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज त्रिशूल जो है ये शुरू हो गई, जो कि कहा जा रहा है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ये कर रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, ये क्यों एक्सरसाइजेस की जा रही हैं? क्या पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया जा रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान को पैगाम कुछ भेज रहे हैं। ये जो हमारी कमांड्स हैं, जो क्या कहते हैं साउथ वेस्टर्न कमांड के अगेंस्ट खड़ी होती हैं, और ऑल दोज बेसेस और ट्रूप्स जो हैं वो अलर्ट पे चले गए हैं, क्योंकि इंडिया से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन दिनों में। सो उन लोगों ने ये जो ना एक्सरसाइज त्रिशूल को होल्ड कर रहे हैं एंड सो क्लोज टू द बॉर्डर। देखिए, इस तरह कभी नहीं हुआ कि क्या कहते हैं कि हम लोगों ने या उन्होंने बाय सर्विस या ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस पहले नहीं की, करते रहे हैं वेरी यानी कि रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस होती रही हैं। इस बीच पाकिस्तान से खबर आ रही है कि भारत के संभावित हमले से घबराए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बैकअप हेडक्वार्टर बनाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में हिंदुस्तान इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर यानी AHQ को निशाना बना सकता है, इसलिए उसने अभी से अपने जहाजों को छिपाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का यह डर सही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। इसके अलावा आज ही भारत ने नॉर्दर्न सेक्टर के लिए भी एक नोटाम जारी किया है। 12 से 14 नवंबर तक पाकिस्तान के बेहद करीब इंडियन एयरफोर्स धमाके करने वाली है, और उन धमाकों की गूंज पाकिस्तान में सुनाई देने लगी है। रात के इस पहर जी इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है। अहम इजलास तलब कर लिए गए हैं। पाक भारत जंग से लेकर पाक अफगान जंग के खतरात भी बढ़ चुके हैं, लेकिन मोदी गुस्से में है, तो वो तो जिसे कहते हैं एक एक पल तड़प रहा है कि वो पाकिस्तान से बदला ले, और हालात उस तरफ जा रहे हैं जब इंडिया और पाकिस्तान की एक और जंग हो सकती है। और इस दफा अगर होगी लड़ाई तो ये जिसे कहते हैं चुमुखी लड़ाई, वो वाली सूरत हाल होगी। इधर से एक फ्रंट होगा तालिबान के साथ मगरबी बॉर्डर पर, क्योंकि पाकिस्तान की जब थी ना पिछली जंग ये जो हुई भारत के साथ, ऑपरेशन संदूर जो भारत ने शुरू किया था और पाकिस्तान की जानब से ऑपरेशन राय हक और बनियानुल मरसूस किया गया था, तो उस वक्त मगरबी सरहद पर अमन व अमान था, यहां से कोई शरारत नहीं हुई। तो अब भारत का प्लान यह है कि दोनों तरफ से पाकिस्तान को इंगेज कर दे। नाज़रीन इकराम, समुंदर में महाज खुल चुका है। भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग। ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है कि भारत एक मर्तबा फिर जंग करना चाहता है, और ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि भारत इस मर्तबा डीप सी में असल कार्रवाई जो है समुंदर के अंदर अपनी नेवी के हाथों भारत कार्रवाई डालना चाहता है। और अब उसी समुंदर में नोटम्स की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो मिलिट्री बिल्डअप और जितने नोटम्स हैं ये सब कुछ तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हम ना सिर्फ नोटिस कर रहे हैं बल्कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे मिसिंग पीस ऑफ द पजल के तौर पर डॉट्स कनेक्ट करके चीजों को समझने की कोशिश तो हम लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये का ये बताना है नाज़रीन इकराम के इंडियन केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। मिलिट्री जो लैंड पे फोर्स है इंडिया की, वो अपनी पिछले 3 दिन से फ्रॉम द लास्ट 72 आवर्स जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराये ने हमें ये बताया और इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पिछले 3 दिन से LOC जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ना सिर्फ LOC बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर दे आर मूविंग स्लोली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। छोटी छोटी टोलियों के अंदर बॉर्डर के करीब आ रहे हैं, LOC के करीब आ रहे हैं, एंड वी एक्चुअली नो दैट दे आर वर्किंग साइलेंटली।
हिंदुस्तान के हमले वाले डर के बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ अपने डरपोक मुल्ला मुनीर को एक नई पोस्ट देने जा रहा है। पाकिस्तान में जो 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया टाइटल लाया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी फौज के दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स को उनके रैंक का लाइफ टाइम स्टेटस दिया जाएगा। फील्ड मार्शल अपनी यूनिफॉर्म जिंदगी भर पहन पाएगा और उसे सिर्फ इंपीचमेंट के जरिए हटाना संभव होगा। दरअसल मुनीर जिस तरह मई में पाकिस्तान की फर्जी जीत का चूरन बेचकर फील्ड मार्शल बना था, अब एक और चूरन बेचकर वो पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने जा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर घबरा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान तो हमला करेगा ही, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। तुर्की में अफगान पाकिस्तान की बातचीत बेनतीजा निकली है। पाकिस्तान में मुनीर की हार्ट बीट बढ़ गई है। तुमने क्या किया? तुमने गोलियां बेची, तुमने हमें बंदूक पकड़ाए, तुमने हमें जानवर बनाया, तुमने हमें जिहाद के नाम पे सालों साल तक दुनिया से लड़ाया, तुमने हमें ये दिया है। अब वो जमाना गया बेटा। कठोरे के बच्चे बेगैरत पाकिस्तानी पंजाबी, वो जमाना गया। अब वो जमाना नहीं रहा। अब तुम्हारी ये पुस्कियां नहीं चलेगी। तुम खत्म होगे और इंशाल्लाह हम इंडिया के साथ दोस्ती करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। तुमने हमारी 2 जनरेशन को जो है वो जाहिल बनाया। 2 जनरेशन को तुम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर पढ़ने लिखने नहीं दिया। अब अफगानिस्तान का कुत्ता भी थूकता है पाकिस्तानियों के ऊपर। ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इन्होंने हमारे साथ जो किया है वो लोग अपने दुश्मन के साथ ही करते हैं, अपने दोस्त के साथ नहीं करते। और रही बात कि हमने अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश में रखा, ओ भाई तुम आधा पाकिस्तान हमारे जमीन पे बना हुआ है। नमक हराम तो तुम लोग हो, नमक मुर्दार तो तुम लोग हो। आधा देश तो हमारी जमीन लेके बनाया तुम लोगों ने। इनका चूरन खत्म हो चुका है। अब चूरन बेचने के लिए भी इनको जो है वो कोई नया आइडिया नहीं मिल रहा है कि कौन से नाम से चूरन बेचे। शर्म नहीं आती? अफगानिस्तान को इंडिया के साथ रिलेशन नहीं करने चाहिए। और मैं कहता हूं कि हम इंडिया के कुत्ते से रिलेशन कर लेंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। अब मुनीर को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ईस्टर्न फ्रंट से हिंदुस्तान और वेस्टर्न फ्रंट से अफगानिस्तान मिलकर तो पाकिस्तान पर अटैक नहीं करने वाले। पाकिस्तान का यह डर सही है। अब कुछ भी मुमकिन है, तैयारी पूरी है। पाकिस्तान में धमाकों की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। इस वीकेंड रूस ने यूक्रेन पर बहुत विध्वंसक हमला किया है। कीव के आसपास नाटो देशों के कई हथियार डिपो रूस ने उड़ा दिए हैं। व्हाइट हाउस में भी यही चर्चा हो रही है। युद्ध तो पुतिन ही जीतेंगे। पुतिन को हराने के लिए 26 देश की आर्मी भेजेंगे। अगर नाटो की आर्मी यूक्रेन की तरफ रवाना हुई तो क्या पुतिन परमाणु बम चला देंगे? रूस की परमाणु टेस्टिंग साइट नोवाया जेमलिया में अचानक सरगर्मी क्यों बढ़ गई है? किम जोंग उन ने भी परमाणु मिसाइलों की टेस्टिंग आखिर क्यों बढ़ाई है? क्या यूक्रेन युद्ध का रिजल्ट परमाणु युद्ध ही तय करेगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप वो इस रिपोर्ट से खुद ब खुद समझिए। यूक्रेन में नाटो आएगा तो पुतिन क्या परमाणु बम चला देंगे? क्या पुतिन की एटमी बम ट्रंप के परमाणु बम से ज्यादा तबाही मचाएगा? अस्सी साल बाद परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने पुतिन को चैलेंज देकर एटमी आग को और भड़का दिया है। पुतिन के सीने में एटमी ज्वाला धधक रही है। मिनटमैन 3 से शक्तिशाली परमाणु मिसाइलें टेस्ट कर चुके पुतिन अब और बड़ा परमाणु धमाका करने को तैयार है। उससे पहले पुतिन के इशारे पर किम जोंग उन ने नई परमाणु मिसाइल टेस्ट कर नाटो कैंप में खलबली मचा दी है। पुतिन 35 साल बाद असली परमाणु टेस्ट करने जा रहे हैं। बिना परमाणु वॉरहेड के 3 टेस्टिंग हाल में कर चुके हैं। पुतिन ने जब से परमाणु टेस्टिंग वाली फाइल में साइन किए हैं, नाटो और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों के दिमाग में एक ही नाम घूम रहा है, नोवाया जेमलिया।
ये वही जगह है जहां 30 अक्टूबर 1961 को जार बम के नाम के परमाणु बम का टेस्ट किया गया था। आखिरी टेस्ट 35 साल पहले किया गया था। अब फिर से नोवाया ज़ेमल्या की परमाणु टेस्टिंग साइट में हलचल शुरू हो गई है। ट्रंप को करारा जवाब देने के लिए पुतिन यहां परमाणु बम विस्फोट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। नोवाया ज़ेमल्या आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है जिसमें 2 द्वीप सेवर्नी और युजनी है। ये बैरंट सागर को काला सागर से अलग करता है। सोवियत संघ ने इसे 1954 में परमाणु परीक्षण स्थल घोषित किया था। अब तक दुनिया में जितने भी परमाणु परीक्षण हुए हैं उनमें सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का टेस्ट इसी नोवाया ज़ेमल्या द्वीप में किया गया। पुतिन ने फिर से इसी जगह को परमाणु टेस्टिंग के लिए चुना है। पुतिन यहां जो धमाका करेंगे उसकी तरंगे अमेरिका और नाटो देशों तक महसूस होंगी। हमें किसी भी हालत में दुश्मन को अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी परमाणु क्षमता को तैयार रखना चाहिए और अपने देश की सुरक्षा की गारंटी के हित में वाशिंगटन की कार्रवाइयों के जवाब में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालात को देखते हुए मेरा मानना है कि पूर्ण पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी फौरन शुरू करना सही है। नोवाया ज़ेमल्या आइलैंड की सेंट्रल टेस्ट साइट पर फोर्स और संसाधनों की तैयारी इस काम को कम समय में पूरा करने की इजाजत देती है। अगर परमाणु युद्ध की नौबत आई तो कौन किसके साथ होगा? अमेरिका के साथ फ्रांस और ब्रिटेन होंगे। साथ में वो 26 यूरोपीय देश जो नाटो से जुड़े हैं और रूस को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। पुतिन के साथ नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको होंगे। परमाणु युद्ध में पहली आहुति कौन देगा? दोनों सुपर पावर डायरेक्ट वार करेंगे। इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। किम जोंग उन ने रिहर्सल शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि पुतिन का संदेश मिलने के बाद किम जोंग उन परमाणु मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर चुका है। किम की नई मिसाइल 700 किलोमीटर तक गई और जापान के तट के पास गिरी। 2025 में किम जोंग उन का ये 6वां बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट है। ट्रंप के परमाणु टेस्ट के बाद रूस अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की तैनाती की रेस भी तेज होने के आसार हैं। पुतिन ने पड़ोसी मुल्क बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। 2026 में यहां लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों की तैनाती भी पुतिन करने जा रहे हैं। अमेरिका के परमाणु हथियार बेल्जियम, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में तैनात हैं। हालांकि इनमें कोई भी देश बिना अमेरिका की परमिशन के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं कर सकता है। परमाणु वॉरहेड के मामले में ट्रंप अब भी पुतिन से पीछे हैं। रूस के पास 5,459 परमाणु वॉरहेड हैं। अमेरिका के पास 5,177 परमाणु वॉरहेड हैं। चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों और परमाणु पनडुब्बियों के मामले में भी पुतिन ज्यादा पावरफुल है। रूस की RS-28 सरमत परमाणु मिसाइल 18,000 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम गिरा सकती है। यार्स मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर परमाणु प्रहार कर सकती है। ब्योरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक परमाणु प्रहार कर सकती है। अवंगार्ड दुश्मन पर 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से कई परमाणु बम गिरा सकता है। पोसाइडन परमाणु ड्रोन यूरोप और अमेरिका के किसी शहर को डुबो सकता है। नाटो देशों के लिए पुतिन की नोवेटर क्रूज मिसाइल ही काफी है, जो 2500 किलोमीटर तक परमाणु प्रहार कर सकती है। इसीलिए ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने न सिर्फ नाटो देशों को जमकर धोया, बल्कि यहां तक कह दिया कि कोई चमत्कार ही यूक्रेन को इस युद्ध में जीत दिला सकता है। I'm strongly convinced. So the question is whether we Westerners are unified or not. The problem is that the president has huge peace efforts, which are
just splendid and very positive for the European continent and all the peoples of Europe. But at the same time, we are not unified because Brussels and the Europeans has a different approach to the war. So the only pro-peace government is the United States government and the small Hungary in Europe anyway. All the other governments prefer to continue the war because many of them think that Ukraine can win on the front line, which is a misunderstanding of the situation. So you would say that Ukraine cannot win that war? You know, miracle can happen. Yeah. विक्टर ओरबान ने व्हाइट हाउस में पुतिन की बात कैसे ट्रंप के मुंह में डाल दी और ट्रंप हंसने के लिए मजबूर हो गए। उसकी वजह रात के युद्ध की ये तस्वीरें हैं। पुतिन की मिसाइल आर्मी यूक्रेन में तबाही मचा रही है। ये रूस की क्रूज मिसाइलें हैं जो हवा में नाग की तरह तैरते हुए जा रही हैं। नाटो देशों से मिले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए रूसी मिसाइलें अपना रास्ता बदलते हुए उड़ान भर रही हैं। रूस ने रात में जो किंजल और इस्कंदर मिसाइलें मारी, उनके टारगेट पर वो इलाके नहीं थे जहां अभी भीषण लड़ाई चल रही है। इनके टारगेट पर कीव और दूर के यूक्रेनी इलाके थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटे की जो वॉर रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक रात में 9 किंजल मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला हुआ। इसी दौरान 13 इस्कंदर M मिसाइलें यूक्रेन पर चलाई गईं। इन हमलों में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बने नाटो देशों के 7 मिलिट्री स्टोरेज तबाह हो गए। इसके अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले रेल स्टेशनों पर भी हमले हुए। ड्रोन असेंबलिंग और लॉन्चिंग साइट पर भी रूसी मिसाइलें गिरी। रूसी मिसाइल डैनप्रो की जिस बिल्डिंग में गिरी उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया। कई फ्लैट पूरी तरह से तबाह हो गए। उसका नतीजा इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कई लोगों की मौत हो गई और तमाम लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों की लाशें गिनकर अपना मन बहला रहे हैं। अपने नाटो पार्टनर्स की तरह वो भी इसी कल्पना में खोए हैं कि एक दिन आएगा जब अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइलें देगा और यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हरा देगा। हमने अक्टूबर महीने में 25,000 दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया। रूस के 200 सैनिक मारे गए केवल यूएवी की बदौलत। ये एक सटीक आंकड़ा है क्योंकि इसमें सभी की वीडियो पुष्टि है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास एक कार्यक्रम है जिसके तहत हम विशिष्ट कार्यों के लिए अतिरिक्त अंक प्रदान करते हैं, इसीलिए ये एक सटीक संख्या है। इसके अलावा हम वीडियो पुष्टि के बिना 2 से 3 हजार रूसी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाते हैं। पूर्ण युद्ध की शुरुआत के बाद से 1 महीने में रूसी नुकसान की यह सबसे अधिक संख्या है। ज़ेलेंस्की की ऐसी गलतफहमी का खामियाजा युद्ध के मैदान में यूक्रेनी जवानों को उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें डोनेट्स्क प्रांत में हो रही लड़ाई की हैं। ज़ेलेंस्की और सिरस्की के आदेश पर यूक्रेन की इस ब्रिगेड को रूसी सैनिकों पर धावा बोलने के लिए भेजा गया था ताकि पोक्रोवस्क का रास्ता खोला जा सके, ये जानते हुए कि वहां आसमान में रूसी ड्रोन आर्मी का कब्जा है। जैसे ही यूक्रेनी सैनिक एक खुली जगह पर जाते हुए दिखे, रूसी ड्रोन ने बड़ा धमाका किया। यूक्रेन की पूरी ब्रिगेड वहां से आगे नहीं बढ़ पाई। ज्यादातर जवान मारे गए और जो बच गए वो चलने फिरने लायक नहीं रहे। पोक्रोवस्क के बाहरी इलाके में रूस की 68वीं गार्ड्स ब्रिगेड ड्रोन से मोर्चा संभाले हुए है। इन्हें यूक्रेन के उन फौजियों को टारगेट करने का जिम्मा मिला है जो लेफ्ट बैंक से शहर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेड के जवान लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन मोर्चे पर ही असेंबल करते हैं और फिर बारूद भरकर दुश्मन की तरफ छोड़ देते हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी आर्मी रोज दावा करती है कि पोक्रोवस्क में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। उनकी फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और रूसी फौजों को पीछे धकेल रही है। सच्चाई इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा कमर्शियल हब पूरी तरह से वीरान नजर आता है। जो शहर कोयला खदानों का हब था, जहां ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जहां सैकड़ों फैक्ट्रियां थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। पोक्रोवस्क में कहीं कोई इंसान नजर नहीं आता। ज्यादातर मकानों की छतें बमों के हमलों से काली नजर आती हैं। ड्रोन हमलों से ज्यादातर बिल्डिंगें खंडहर नजर आती हैं। पोक्रोवस्क का बड़ा हिस्सा गाजा की तरह खंडहर दिखने लगा है। फिर भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हालात मुश्किल है लेकिन कंट्रोल में है।
अब चलती हुई कार से ली गई ये तस्वीरें इसी शहर के बाहरी हिस्से की देखिए। सड़क के किनारे वाली कोई इमारत सलामत नहीं बची, गाड़ियां जला दी गई हैं, लोग मारे गए हैं या तो भगा दिए गए हैं। मगर बादशाह सलामत ज़ेलेंस्की को अब भी लगता है कि यहाँ सिर्फ 314 रूसी सैनिक हैं जिन्हें वो हरा नहीं पा रहे। प्रोकोवस्क, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ हालात बहुत खराब हैं। दुश्मन ने वहाँ 5 नवंबर से हमले शुरू किए थे, जो लगातार जारी हैं। उन्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वो जल्द से जल्द प्रोकोवस्क की लड़ाई जीतना चाहते हैं। मैं आपको नंबर बता सकता हूँ कितने हमले हुए हैं। बीते 3 दिन में प्रोकोवस्क पर रूसी सेना ने 200 हमले किए हैं। हमारे डेटा के अनुसार शहर के अंदर 314 रूसी जवान हैं। जहाँ तक बाहरी इलाकों की बात है, वहाँ बहुत भारी संख्या में रूसी फौजें डेरा डाले हुए हैं। Ну, а яке угруповання на околицях і тисне в цьому напрямку, ви знаєте, що पुतिन ने अब अपनी आर्मी को प्रोक्रोवस्क के मुर्नोग्राद जाने वाले रास्ते पर हमले का आदेश दिया है। यूक्रेन से जितने भी रास्ते मुर्नोग्राद को कनेक्ट करते हैं, वहां रूसी आर्टिलरी की हैवी फायरिंग हो रही है। सड़क मार्ग और आसमान पर रूसी ड्रोन आग बरसाते हुए उड़ रहे हैं। यहां भी यूक्रेनी फौज जान बचाने के लिए सरेंडर कर रही है। नाटो देशों के हथियारों पर भरोसा करना ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा आघात साबित हुआ है। अमेरिका में बनी हिमार्स मिसाइलों से ज़ेलेंस्की डोनेट्स्क की लड़ाई में बाजी पलटना चाहते थे। हिमार्स मिसाइलें 300 किलोमीटर तक मार करती हैं, जबकि हिमार्स रॉकेट सिस्टम 70 से 80 किलोमीटर तक प्रहार करता है। डोनेट्स्क में रूस के बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के हिमार्स सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। पुतिन की आर्मी कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम का कर चुकी है। पैट्रियट सिस्टम जहां युद्ध की शुरुआत में रूस की किंजल और इस्कंदर मिसाइलों को 90% तक इंटरसेप्ट कर रहा था, अब उसकी क्षमता सिर्फ 6 से 10% रह गई है। वजह रूसी मिसाइलों में नए मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से पैट्रियट उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। 24 घंटे में रूसी मिसाइलों ने कीव में एक मिलिट्री एयरफील्ड पर स्ट्राइक की है। कीव के पास होस्टोमेल में एंटोनो एयरफील्ड पर हमला किया है। जिमीवस्का थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया है। क्रेमेंचुक हाइड्रोलिक पावर प्लांट पर अटैक किया है। प्रीनोप्रोवस्का थर्मल प्लांट पर हमला किया है। टावरेस्का थर्मल प्लांट पर भी रूसी हमला हुआ है। अगर इसी तरह से रूस ने यूक्रेनी गैस और पावर प्लांट को निशाना बनाया, तो सर्दियों में यूक्रेनी लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़क सकते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की भी लगातार रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से बाश्को तोरस्तान में रूसी रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यहां आयोनोल एविएशन ईंधन में इस्तेमाल होने वाले एडिटिव्स और पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस इंडस्ट्री में किया जाता है।